नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हर दिल अजीज मालती जोशी जी की एक कहानी बहुरी अकेला लेके आई हूँ। स्टाफ रूम में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मुझे देखकर क्षण भर को सन्नाटा खिंच गया। मुझे लगा कि कहीं बहस का मुद्दा मैं ही तो नहीं हूँ। तभी मिसेस झा ने कहा, लो आ गई मिसेस स्मार्टी, इन्हें भेज दो, बहुत काबिल आइटम है, कैसी भी सिचुएशन हो ब्रेवली हैंडल करती हैं। मिसेस सक्सेना मुंह बनाकर बोली, वे दिन गए मिसेस झा, अब तो ये मिसेस प्रिविलेज्ड है, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों हो रही है? मैंने आखिर पूछ ही लिया। अरे हम गरीब क्या कृपा दृष्टि करेंगे, कृपा दृष्टि तो आप पर मैम की है, इसीलिए तो आपको कोई असाइनमेंट नहीं दे सकते, खासकर संडेज को। मिसेस सक्सेना कुटिलता से नीचे आंखें कर बोली। कुछ पता भी तो चले कि माजरा क्या है, मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा। उत्तर में सबने एक साथ बोलना शुरू किया। बड़ी देर बाद मेरी समझ में जो आया उसका सार ये था कि शुक्रवार को एमए फाइनल की लड़कियां अजंता एलोरा जा रही थी, पर इंचार्ज मिसेस गुप्ता के ससुर जो आज अचानक कूच कर गए हैं। अब सवाल ये है कि उनके स्थान पर किसे भेजा जाए। सबकी अपनी परेशानियां थी। मिसेस सक्सेना की बिटिया वायरल में पड़ी थी। रविवार को किरण के देवर की सगाई थी। मिसेस कृपाल की सास के पैर पर प्लास्टर बंधा था। खंडेलवाल के पूरे दिन चल रहे थे और दास गुप्ता के दोनों बच्चों का सोमवार को टर्मिनल्स शुरू हो रहे थे। बिसारिया पहले से ही छुट्टी पर थी। स्टाफ में 2-3 सदस्य अति बुजुर्ग थे जिन्हें इस मिशन पर भेजना बेकार था। एकाएक मुझे याद आया कि विभा तो जा रही है ना, उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है क्या? विभा तो जा ही रही है, पर वो तो खुद भी बच्ची है, लड़कों को क्या संभालेगी? कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी तो साथ होना चाहिए। और तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैडम की चहेती जो हो, उनकी सख्त हिदायत है कि अंजू शर्मा को छुट्टी के दिन कोई काम न सौंपा जाए। देर से शादी करने का यही तो फायदा है, सबकी सिंपत्ति मिल जाती है। मैं चकित सी देखती रह गई। ये सब की सब मेरी कुलीग्स थी। सालों से हम साथ काम कर रहे थे। हमेशा कैसी सेहतगुली बातें करती थी। आज पता चला कि सबके मन में कितना जहर भरा हुआ है। उन सब के पास व्यस्तताओं की एक लंबी लिस्ट थी। एक मैं ही फालतू नजर आ रही थी, पर उनके शब्दों में प्रिविलेज्ड थी। इसीलिए सबकी जबान पर कैसे कांटे उगाए थे। भला हो मिसेस देश पांडे का, मेरा पक्ष लेते हुए बोली, अभी तो बेचारी यही सारी बेगार ढो रही थी। अब इसके साथ मैडम थोड़ी सिंपैथेटिक हो गई है तो तुम लोगों को जलन हो रही है। अरे ये तो सोचो कि इतनी देर के बाद उसकी शादी हुई है, पति भी साथ नहीं रहते, एक छुट्टी के दिन ही मेल मुलाकात होती है, वह भी तुम लोगों से नहीं देखी जाती। उनकी बुजुर्गियत का ख्याल करते हुए सब चुप हो गए, पर सबके चेहरे पर यही भाव था कि इसने देर से शादी की है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगते। मिसेस सक्सेना ने तो आखिर कह ही दिया। बोली, आंटी अब साल भर तो हो गया है, इतना तो कोई नई नवेली बहू को भी नहीं सहेजता। मेरा तो जैसे खून खोल गया। आप लोग यही चाहती हैं ना कि इस बार लड़कियों के साथ मैं जाऊं तो चली जाऊंगी, उसके लिए इतने ताने उलाने की क्या जरूरत है? और मिस्टर हबी, उनका क्या होगा? उसकी चिंता आप क्यों करती है? दैट इज माई प्रॉब्लम। उसी तेश में मैडम के कमरे में चले गई और कह दिया, मिसेस गुप्ता के न आने से कोई परेशानी हो रही हो तो मैं तैयार हूँ। वे कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, इट इज़ वेरी सपोर्टिंग ऑफ यू। दरअसल मैं तुम्हें बुलाने की सोच ही रही थी। अकेली विभा पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। तो आप इतना संकोच क्यों करती हैं मैम? यू आर द बॉस, आप जिसे कहेंगे उसे जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जानती आपके सौजन्य का लोग कितना गलत अर्थ निकालते हैं। आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ शर्मा जी के बारे में सोच रही थी। मैं 4-5 बार उन्हें बता चुकी हूँ कि वे मिस्टर कश्यप है, शर्मा नहीं, पर उन्हें याद ही नहीं रहता। अब तो मैंने भी टोकना छोड़ दिया, इसीलिए उनके सुर में सुर मिलाकर कहा, आप शर्मा जी की चिंता न करें, मैं उन्हें फोन कर दूंगी, वे भी तो सरकारी नौकरी में है, ड्यूटी का मतलब समझते हैं। ओके, एंड गुड लक टू यू। घर लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अच्छा लगा कि मेरे प्रस्ताव के बाद
मैडम के चेहरे पर राहत के भाव उभरे, पर ईमानदारी की बात यह थी कि उनसे ज्यादा राहत का एहसास मुझे हो रहा था। पिछले 2 हफ्ते से श्रीमान जी नहीं आए थे। आखिरी बार जिस मूड में यहाँ से गए थे, लगता था इस बार भी नहीं आएंगे। 2 रविवार लगातार मैं स्नेही पड़ोसियों की प्यार भरी पूछताछ से तंग आ गई थी। इस हफ्ते फिर वही सब दोहराना संकट लग रहा था। शायद इसीलिए आगे बढ़कर मैंने ये जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे बहाना चाहिए था, सो मिल गया। कभी कभी लगता है मैंने नाहा की शादी की। जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। न कोई तनाव था, न पछतावा। बस एक शादी की चिंता थी जो मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों को खाए जा रही थी। अपनी भरी पूरी गृहस्थी के बीच बेचारे एक अपराध बोध के साथ जी रहे थे। बड़े भैया की पिंकी के बीए कर लेने के बाद तो सब के सब एकदम व्यग्र हो उठे। कम से कम उसकी शादी से पहले मेरी हो जाना लाजमी था। सो श्रीमान कश्यप को घेरा गया। 10 और 12 साल के 2 बच्चों के बाप से शादी करना मेरे लिए कतई रोमांचक नहीं था, पर भाई आश्वस्त थे कि मुझे अपना घर मिल गया है। पर उस घर से जुड़ कहाँ पाई, किसी ने मौका ही नहीं दिया। शादी के बाद 4-5 दिन ही रही। बाद में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए गई थी बस। छुट्टियों में वे मुझे 1 आध महीना घुमाने ले गए। 1 महीना मुझे भाइयों के पास रहने के लिए कह दिया था। भाइयों के पास तो हर छुट्टी को जाती ही थी, पर इस बार का अनुभव नया था। पीहर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार, लाड दुलार पहली बार ही पाया था। शादी के बाद भी मैं उसी घर में बनी रही, पर हाँ, मिस्टर कश्यप को जरूर एक अतिरिक्त घर मिल गया था। उनकी सारी छुट्टियां यहीं गुजरती। केंद्र सरकार की नौकरी थी। शनि रविवार की छुट्टी होती थी। वे भोपाल से शुक्रवार को इंटरसिटी से आते और सोमवार की सुबह उसी ट्रेन से लौट जाते। साल भर से मेरा दाम्पत्य इसी साप्ताहिक की तर्ज पर चल रहा था। उस रविवार की रात को भी वे घड़ी में अलार्म भर रहे थे कि मैंने कहा, कल सुबह चले जाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही, कल सोमवार है। भूल गई क्या? सोमवार को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। पर मुझे और भी कुछ याद आ रहा है। क्या? कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया था। कल क्यों, आज ही बुला लेती। यूं ही बुलाना अच्छा नहीं लगता, कोई मौका भी तो हो। तो कल क्या है? आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, आपको यहाँ बैठे ही अपने बच्चों के ही नहीं, भांजे भतीजों के, मौसियों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन तो कब का आकर चला गया। जिन्हें याद था उन्होंने मना लिया। आपके लिए मुझे 100 बहाने गढ़ने पड़ते हैं। एक साड़ी अपनी ओर से खरीद कर आपके उपहार के तौर पर पेश करनी पड़ी। मेरा जन्मदिन आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पर कल की तारीख तो आपको याद रखनी चाहिए थी ना, कि उसका भी आपके निकट कोई महत्व नहीं। न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई। उन्होंने कैलेंडर की ओर नज़र डाली। ओह, कल 11 नवंबर है, मतलब अपनी शादी का 1 साल पूरा हो गया। धन्य भाग, आपको याद तो आया, पर आपने इस तरह मुंह क्यों लटका लिया? मैंने रुकने के लिए कहा जरूर है, पर कोई समस्या हो तो रहने दीजिए। सेलिब्रेशन का मूड हो अगर तो मैं साथ चलती हूँ, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चलना चाहो तो ज़रूर चलो, उन्होंने कहा, पर स्वर में कोई आग्रह नहीं था। ऐसा है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। मंगलवार को शौनक का गणित का पेपर है, इसीलिए मेरा कल जाना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं था। हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते हैं या एक आध पिक्चर देख सकते हैं। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ ही रह लेते। यह प्रस्ताव आपकी ओर से आता तो मैं उतनी खुश हो जाती, पर आपको तो याद ही नहीं था। आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक याद रहते हैं। पिछली रामनवमी और जन्माष्टमी पर श्रृंगार का सारा सामान यहीं से लेके गए थे। बस आपको मेरा जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रही। बार बार बच्चों का अम्मा का ताना क्यों दे रही हो? वे लोग मेरी जिम्मेदारी है, और मैं क्या हूँ? सिर्फ जरूरत। कैसी जरूरत, यह भी बताना पड़ेगा। कुछ देर तक कमरे में भीषण स्तंभता छाई रही। फिर मैंने कहा, आप बच्चों के सामने एक आदर्श पिता बने रहना चाहते हैं, इसीलिए मुझे तरजीब नहीं देते, जानती हूँ। इसीलिए आज तक आपने मेरे स्थानांतरण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। आश्चर्य तो यह है कि अम्मा जी ने भी कभी इस पर जोर नहीं दिया। प्लीज लीव माई मदर अलोन।
मैं उन्हें कोई गाली थोड़ी ही दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ। कोई भी भावुक महिला होती तो कहती, बहू तुम आकर जल्दी से अपना घर बार संभालो और मुझे छुट्टी दो। पर वह है बड़ी प्रैक्टिकल, उन्हें यही व्यवस्था रास आ रही है। घर पर उनका एक छत्र शासन बना रहे और बेटे को भी कोई परेशानी न हो। वह आदर्श बेटा बना रहे, आदर्श पिता बना रहे, उसकी साप्ताहिक आनंद यात्रा भी निर्विघ्न चलती रहे। आनंद यात्रा? वाह, तुम क्या सोचती हो? तुम कोई हुस्न परी हो जिसके लिए मैं दीवाना होता चला जा रहा हूं? धक्का लगा, जैसे किसी ने कलेजे पर घुसा मार दिया हो। बड़ी मुश्किल से उस पीड़ा को जब्त कर पाई। फिर अत्यंत कसेले स्वर में बोली, मैं हुस्न परी होती तो 34 साल तक अनब्याही न बैठी रही होती और न ही 2 बच्चों के बाप से शादी करती। ये बात कहने के साथ ही मैंने दीवार की ओर मुंह कर दिया और लेट गई। इस कारण उनका चेहरा न देख पाई, पर वह जरूर शाय पड़ गया होगा। वे उस रात कब सोए मैं नहीं जानती। सुबह अलार्म बजा था, पर मैं नहीं उठी। उन्होंने शायद अपने से ही चाय बनाई थी, पर मैं दम साधे पड़ी रही। जाते समय उन्होंने आवाज दी थी तो पता नहीं। सुबह उठी तो लगा जैसा एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूं। उसके बाद आज तीसरा शुक्रवार है, जनाब की कोई खबर नहीं है। रूठ गए हैं। सोचा होगा मना लेंगी, पर हम मिट्टी के नहीं बने हैं। बल्कि गुस्सा तो हमें आना चाहिए। अपमान तो हमारा हुआ है। सच तो यह है कि उनके न आने से मुझे राहत ही मिली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ति का स्पर्श या सामीप्य सहन नहीं कर पाऊंगी। सुबह बैग भर ही रही थी कि फोन खड़का। मैं बोल रहा हूँ। मैं कितना जबरदस्त अहम है, जैसे आवाज सुनते ही पहचान लिए जाएंगे। अच्छा आप हैं, कहिए। हम लोग रात को 9 बजे तक पहुंच रहे हैं। फोन इसलिए किया था कि खाना बनाकर रख सकूं। पिछले 2 शुक्रवार से मेरा खाना बर्बाद हो रहा था, पर मैंने उसका जिक्र न करते हुए कहा, हम लोग मतलब बच्चे भी आ रहे हैं, इसीलिए बस से आ रहा हूँ। ट्रेन बहुत लेट पहुंचती है। मैं पसोपेश में पड़ गई। मेरी चुप्पी से वे भी थोड़े विचलित हो गए। क्या हुआ? कोई समस्या है? कहो तो बच्चों को न लाऊं? बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था। बच्चे आ रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन सचमुच एक समस्या आ गई है। मैं आज शाम को अजंता एलोरा जा रही हूँ। प्रोग्राम बदल नहीं सकती। नहीं, क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है। कॉलेज की लड़कियों के साथ इंचार्ज बन के जा रही हूँ। पर तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं? पिछले साल भर से तो उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया। मेरे सारे संडेज फ्री रखे। कॉलेज में कितनी सारी परीक्षाएं होती है, पर कभी इनविजिलेशन की ड्यूटी भी नहीं दी। पर किसी की सदाशयता का ज्यादा फायदा उठाना अच्छा थोड़े ही लगता है। आखिर ये मेरी नौकरी है। इस बार उधर चुप्पी छाई रही। फिर पिछले 2 सप्ताह से आप आए ही नहीं, तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे। मैं 2 हफ्ते से नहीं आया तो तुमने कोई खोज खबर भी तो नहीं ली। एक बार फोन ही कर लेती। कारण मुझे मालूम था, इसलिए फोन नहीं किया। मैं बीमार भी तो हो सकता था। बीमार होते तो फोन करते। आप तो नाराज थे। मैं तो आज भी आपकी आशा नहीं कर रही थी। शायद अम्मा जी ने, हर बार अम्मा को बीच में क्यों लाती हूँ? बहुत श्रद्धायुक्त अंत्यकरण से कह रही हूँ। शायद अम्मा जी ने ही समझाया होगा कि कमाऊ बीवी से बनाकर चलना चाहिए। उधर से फोन पटकने की आवाज आई। मैंने भी परवाह नहीं की। अगर आप कड़वी बात कहते हो तो सुनने का भी हौसला रखो। जब सुन नहीं सकते तो कहते क्यों हो? कॉलेज से लौटते हुए अचानक ख्याल आया कि सफर के लिए कुछ जरूरी चीजें ले लूं। घर की ओर मुड़ने के बजाय मैं बाजार की ओर मुड़ गई। पर शायद मेरी होनी ने ही मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस ओर मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई। उसे बचाने के लिए मैं सड़क के इतने किनारे चली गई कि गिर पड़ी। क्षण भर को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पल भर में वहां भीड़ जुट आई थी। 4 सहृदय लोगों ने मुझे स्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुंचाया। मैं तुरंत एक फोन पड़ोस में किया और एक कॉलेज में। नीतू और उसकी मम्मी फौरन दौड़ी चली आए और पूरे समय मेरे साथ ही बने रही। कॉलेज में फोन करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि वे लोग मेरे भरोसे न रहे। पर खबर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी 2-3 लोगों के साथ आ गई। जाते समय अपनी कार छोड़ गई। रात 10 बजे जब घर लौटी तो मेरे बाएं हाथ में प्लास्टर था
दाएं पैर की पिंडली में 6-7 टाके आए थे और घुटने और कंधे पर खरोंचे थे। सौभाग्य से सिर पर कोई चोट न थी, पर वह बुरी तरह घूम रहा था। घर आते ही पस्त होने से पहले बड़े भैया का फोन आ गया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, अरे इतनी देर तुम कहाँ थी? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ। उनके स्वर में उल्लास फूट रहा था। मैंने अपनी बात कुछ देर के लिए मुलतवी करते हुए कहा, थोड़ा बाजार तक गई थी, पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो बीकानेर वाली पिंकी को देखने आए थे ना, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अरे वाह, बधाई। लड़का 3 महीने के लिए जापान जा रहा है, इसीलिए माँ के साथ एक बार मिलने आ रहा है। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों भी आकर उस लड़के को देख लेते। दरअसल क्या है भैया कि मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ टूर पर जा रही थी, तो इन्हें भी आने से मना कर दिया था। कब जा रही हो? आज ही जाना था, पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी। पट्टी वगैरह करवा के अभी लौटी हूँ। ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो ज्यादा नहीं आई, पर जाना जरा मुश्किल लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, टेक केयर। इन लोगों से निपट लूं, फिर आता हूँ। नीतू मुझे देखती रह गई। ये क्या, आपने ठीक से क्यों नहीं बताया? वे बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं, इस समय उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। जीजाजी को तो फोन कर लेती। नहीं रे, यहाँ नहीं आना था, इसीलिए उन्होंने टूर प्रोग्राम बनाया था। घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे, इतनी रात को फोन करूंगी तो परेशान हो जाएंगे। जीजाजी के पास मोबाइल नहीं है। यही तो सोच रही हूँ, इस जन्मदिन पर उनको प्रेजेंट कर दूंगी। बहुत परेशानी होती है। अच्छा नीतू, आज की रात तो मेरे पास रह जाएगी, कल से मैं बसंती को बोल दूंगी। कैसी बात कर रही हो? आज तो मुझे रहना ही है। अपने घर पर खबर कर देती हूँ। सुबह से पहले कोई आता थोड़ी ही है। वह रात बड़ी मुश्किल से कटी। उपचार के समय उन्होंने जरूर कोई निश्चेतक दवा दी थी। उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्व जताने लगा था। यूँ तो दर्द निवारक गोलियां भी दी थी, पर उन्हें कारागार होने में थोड़ा सा समय लगता है। घर का कोई साथ होता तो मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती, पर पराई लड़की को परेशान करना नहीं चाहती थी, सो सहनशीलता का नाटक करना पड़ा। दर्द के घूंट पीते हुए मैं बार बार उस व्यक्ति को कोस रही थी। मिस्टर कश्यप, आपने साल भर से कोई तोहफा तो नहीं दिया, पर शायद बदुआएं दिल खोलकर दी थी। उसी को भुगत रही हूँ। नहीं तो 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, कभी एक खरोच भी नहीं आई। बमुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आंख लगी, पर नीतू ने 7 बजे ही चाय के लिए जगा दिया। उसका कहना भी ठीक था। बोली, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए। आस पड़ोस के लोगों को खबर लगते ही उनका तांता शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगी। फिर उसी ने मेरे मुंह हाथ धुलवाए, बाल ठीक किए। उसी की मदद से मैंने कपड़े बदले। फिर उसने मेरे हाथ में कॉर्डलेस थमाकर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया। आसपास तकिए लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं अधलेटी रह सकूं। फिर बोली, हर किसी को बेडरूम तक लाना ठीक नहीं लगता। उसका तर्क ठीक था। जैसा कि उसने कहा था, 8 बजे से आने वालों का सिलसिला जो शुरू हुआ, 10:30 तक चलता रहा। बेचारी नीतू नहाने धोने घर भी न जा सकी। 11 बजे मैंने उसे जबरदस्ती घर भेजा। कहा कि दरवाजे पर चेन लगा दो, आने वाला अपने आप खोल देगा। नीतू को गए बमुश्किल 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं तो चकित थी। न दस्तक न घंटी, ऐसे ओचक कौन आ गया? पर जब आगंतुक को देखा तो देखती रह गई। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे पर खड़े थे श्रीमान जी, जो मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में था रोष, उपालंब, उपहास और शायद तिरस्कार भी। आई न्यू इट, मुझे मालूम था तुम्हें कहीं आना जाना नहीं था। सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाया गया था। आई वॉज डैम श्योर। वे जिस तरह से मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें ही देख रही थी। मेरी आंखों में उपलम की मात्रा शायद ज्यादा थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। उनकी नजरें हटते ही मैंने कॉर्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सॉरी नीतू डार्लिंग, तुम्हें फिर कष्ट दे रही हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारे जीजा जी आ गए हैं। एक कप चाय बनाकर लाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं, उन्होंने कसेले स्वर में कहा। अब वे दरवाजा छोड़कर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर पी सकता हूँ।
वैसे भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत व्यग्र न थी, बस चाहती थी इस समय हम दोनों के बीच कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जीजाजी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और हुआ वही। 5 मिनट में नीतू 2 कप लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजाजी, नीतू ने चहक कर स्वागत किया और हुलस कर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फोन भी नहीं कर रही थी। पता करने वालों को पता लग ही जाता है, इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बेचारी नीतू, इनका मत वह क्या समझ पाती। अपनी ही रो में बोली, मम्मी यही तो कह रही थी, दिल से दिल को राह होती है, फोन करने की क्या जरूरत। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी आप भी उठकर जरा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोल कर दिमाग चकरा गया होगा। वो मुझे सहारे देखकर उठाने लगी तो उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शॉल कंधे से खिसक गया तो उनकी प्लास्टर पर नजर गई। अरे ये हाथ को क्या हो गया? गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही टूटा है। आप खुशकिस्मत है जीजा जी कि ये सही सलामत बच गई, वरना क्या से क्या हो जाता। तुम्हें मैं सही सलामत नजर आ रही हूँ? अरे हाथ ही तो टूटा है। सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी। अगर बीचों बीच गिरती तो सोचो क्या होता। उस कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दोगी तो भीतर जाकर थोड़ा लेट लूंगी। हाँ, अब आप बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजाजी निपट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी। अगर किसी के हाथ खबर भिजवा दोगी तो वो आ जाएगी, 2 रोटी तो डाल जाएगी। बसंती को मैं खबर कर दूंगी, पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम लोग तो कर ही रहे हो, पड़ोसी और होते किस लिए हैं? नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण उनकी ओर देखा और कहा, फोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते या इसे भी एक बहाना समझते? वे चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक एक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर के बाद फोन बजा। मेरा कॉर्डलेस बाहर ही छूट गया था, इसीलिए फोन इन्होंने ही उठाया। शायद बड़े भैया का था। मेरा हालचाल पूछ रहे थे। मैं जब तक इन्हें सावधान करती ये सब ब्यौरा दे चुके थे। फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तुम? और रात को तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसी समय चला आता। मुझे मालूम था, इसीलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह फिर मेहमानों के लिए भागना पड़ता, और अब आपकी उम्र इतनी भागदौड़ करने की नहीं है। वैसे भी चिंता की कोई बात नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फोन पर इनकी आवाज़ सुनी, थोड़ा संतोष हुआ। अब तो हम लोग सुबह आते हैं। टेक केयर। भैया के फोन के बाद फिर सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे और मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों के लिए थालियां लेकर आ गई। तब ये नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी कि जमाई जी को यहीं बुला लो, ठीक से खा लेंगे। पर मैंने कहा कि दीदी अकेली बोर हो जाएगी, वो अच्छी हो जाए तो फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए मैं बाहर से ताला डालकर जा रही हूँ, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटियां तंग कर देंगी। रात भर की जागी हो, थोड़ा आराम कर लो। खोलोगी कब? 4 बजे चाय लेकर आऊंगी ना। और सचमुच वह हमें ताले में बंद करके चली गई। जब तक वह रहती है पटर पटर करती रहती है। घर हरा भरा लगता है। उसके जाते ही एक निचाट सूनेपन ने घेर लिया। उस असहज एकांतपन से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज ही जाने वाले थे ना, तो दिन में निकल जाते, रात में ठंड में परेशान हो जाएंगे। वे एक क्षण मुझे घूरते रहे, फिर बोले, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझा है कि तुम्हें इस हालत में छोड़ करके चला जाऊंगा? एक तरह से बात यहीं एक अच्छे बिंदु पर समाप्त हो जानी चाहिए थी, पर मेरे मन में तो प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वह हुस्न परी वाला डायलॉग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था। उसी ने मुझे चुप नहीं रहने दिया। मैंने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मेरी ऐसी हालत है तभी तो कह रही हूँ, रुक कर क्या करोगे? वे अवाक होकर मुझे देखते रह गए। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, बस एक पुरानी बात याद आ गई थी। एक बार आप आए थे
और मैं संकोच के मारे क्षण भर को चुप रह गई। उस दिन आप कितना नाराज हुए थे, कहा था फोन तो कर देती। बेकार ही में 250 रुपए का चूना लग गया। उनका चेहरा फक पड़ गया। डूबती सी आवाज में बोले, उस बात को अब तक गांठ बांध कर बैठी हो? यही क्यों, और भी बहुत सी बातें हैं। सारी गांठें खोलूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पर बहुत अत्याचार करता हूँ। प्रचलित मायनों में जिसे अत्याचार कहते हैं वह तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उतनी बेचारी नहीं हूँ। आपका तरीका बड़ा सफिस्टिकेटेड है और अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल। बहुत आसानी से आप सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। मसलन अब कहाँ से शुरू करूं? चलिए शुरू से करते हैं। याद है जब शादी के बाद पहली बार हम लोग इस घर में आए थे, मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था। हमारा स्वागत भी बहुत शानदार हुआ था। हार, फूल, संगीत, उपहार और मिठाई, और लोग इतने कि पैर रखने को जगह नहीं थी। उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था, फ्लैट तो बहुत सुंदर है, कितने का पड़ा? क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं था? जरूर था, पर आपकी टाइमिंग गलत हो गई। उस एकांत की अवहेलना कर आप इंदौर और भोपाल की कीमतों की तुलना करते रहे। बातों बातों में आपने यह भी पूछ लिया कि मैंने लोन बैंक से उठाया है या जीपीएफ से लिया है, और यह भी कि किस्तें पट गई है या अभी भी बाकी है। मेरे ख्याल से मुझे ये पूछने का हक नहीं था क्या? हक था 100%, पर यह विषय उस दिन के लिए नहीं था। मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, मेरा वेतन, मेरा फ्लैट प्लस पॉइंट थे, पर वे ही अहम मुद्दा होकर रह जाएंगे और मैं गौण हो जाऊंगी, यह नहीं सोचा था। अगली बार आप जब आए तो आपने नॉमिनेशन के बारे में पूछा। मैंने दोनों भाइयों के बेटों को फ्लैट और जीपीएफ के लिए नॉमिनेट किया था। आपने कहा कि अगर नामांकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इसमें गलत क्या था? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज देखता हूँ लोग बाद में कितना परेशान होते हैं। मैं जानती हूँ, पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविष्य के सपने देखती है। उसे वसीयत के बारे में सोचना जरा अच्छा नहीं लगता। बदलती हुई परिस्थितियों में शायद मैं खुद ही इस विषय में पहल करती, पर आपकी उतावली देखकर वितृष्णा हो गई। इसके बाद तो जो शोषण का सिलसिला शुरू हुआ, मेरे टेलीफोन का बिल दुगना हो गया। सब लोग छेड़ते कि रात भर मियाँ से बातें करती होगी। उन्हें क्या पता कि मियाँ ने घर पर बात करने के लिए एकदम मना किया हुआ है, और दफ्तर से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसे बताती कि यहाँ आकर श्रीमान को सारे दोस्तों के, भाई और भतीजों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। सारे रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी और मातम पुरसी यहीं से होती है। ये तो शायद तुम्हें ही पता होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स संडेज को सस्ती होती है, और अक्सर संडे को मैं यहीं होता हूँ। हाँ, मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि इंदौर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है, इसीलिए चादरें, पर्दे यहीं से खरीदने चाहिए। यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की मंडी भी बहुत मशहूर है, इसीलिए बच्चों के जन्मदिन के कपड़े यहीं से लेने चाहिए। यहाँ तक कि गर्म कपड़ों की सेल लगती है, इसीलिए अम्मा जी के लिए शॉल और स्वेटर भी यहीं से ले जाइए। इसके अलावा और भी फरमाइशी चीज़ें जैसे फरियाले सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बारबी का सेट, कलर बॉक्स वगैरह और भी। मुझे ये मालूम है कि आपके घर पर यह कभी नहीं जताया होगा कि ये फरमाइशें कौन पूरी कर रहा है। देखो, एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊँगा तो सब चुकता कर जाऊँगा। हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने अपने घर के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया था। जिस तरह शादी के बाद ये घर आपका हो गया, मैंने सोचा कि वह घर भी अब मेरा ही है, इसीलिए एहसान की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। राहुल को जन्मदिन पर डांस करना था, आप यहाँ का म्यूजिक सिस्टम ले गए। बच्चों को गर्मियों में पिक्चर देखनी थी, आप यहाँ का वीसीडी प्लेयर ले गए। बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई में हर्ज होता है, इसीलिए मेरा इमरजेंसी लैंप भी भोपाल पहुँच गया। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, आपको अधिकार था, आपने उसका उपयोग किया, पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया। मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं, मेरा तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। वाह, सुनने में बुरा लगा ना? शोषण कहूंगी तो और बुरा लगेगा, पर मेरे साथ यही हो रहा है। वह मेरी समझ में भी आ रहा है, पर मैंने मन को बहला लिया।
मैंने घर की किश्तें चुकाई है। घर जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी। घर जो रिश्तों की मजबूत जमीन पर खड़ा हो। घर जो आपसी सामंजस्य और सद्भावना के सहारे टिका हो। पर वह घर मुझे मिला ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। देखो, तुम्हारी तरह मैं साहित्यिक भाषा बोल नहीं सकता, लेकिन आप खूब बोल सकते हैं। आपका हुस्न परी वाला जुमला तो अब तक मेरे कलेजे में गड़ा है। कल रात मैं दर्द के मारे सो नहीं पाई, पर यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं था। उस रात जो आपने मुझे दिया था। ये घाव तो कल को भर भी जाएंगे, पर वह घाव ताउम्र हरा रहेगा। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज मैंने क्या किया? वे हैरान थे। आज आप सिर्फ मेरे सच को परखने के लिए यहाँ चले आए। मान लो मैं चली गई होती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, या मेरी क्या इमेज बनती। आपकी तो ये दूसरी शादी है। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा कि दाम्पत्य का आधार होता है विश्वास। और मिस्टर कश्यप, आपने उसे ही नकार दिया। फिर शेष क्या रहा? तभी दरवाजा खड़का। नीतू चाय लेकर आई थी। हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। वैसे भी बोल बोल कर मैं इतना थक गई थी, कुछ देर आंखें बंद कर लेटना चाहती थी। और चाय पीकर मैं सचमुच लेट गई। नीतू बोली, जीजा जी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे, बताइए। व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैं गरीब क्या बताऊंगा, अपनी दीदी से पूछो। गेस्ट ऑफ ऑनर तो वो है। इतना कहकर मैं बाथरूम में घुस गई। नीतू थोड़ी देर बैठी बतियाती रही। मेरी ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर चुपचाप उठकर चली गई। वे फ्रेश होकर आए, बालों में कंघी फेरते हुए बोले, अच्छा मैं निकल रहा हूँ। मैंने प्रश्नार्थक नजरों से उनकी ओर देखा। रतलाम वालों के आने तक रुकने का इरादा था, पर देखता हूँ कि उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छी सेवा टहल कर रहे हैं। मेरी वजह से असुविधा ही हो रही है। और हाँ, तुम्हारी सारी चीजें अगली बार लेकर आऊंगा, अगर आया तो, वरना किसी के हाथ भिजवा दूंगा। मैंने उठने का उपक्रम किया तो बोले, लेटी रहो, मेरे लिए फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आदर मान बहुत हो चुका। सी ऑफ करने के लिए न सही, दरवाजा बंद करने के लिए तो उठना ही होगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। लंगड़ाते हुए जब दरवाजे पर पहुंची तो ये 2 मंजिल उतरकर बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। खिड़की से मैं इन्हें जाते हुए देख रही थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाजा बंद किया। इतने श्रम में मैं हाफ गई थी। देर तक दरवाजा बंद करके सामने वहीं खड़ी रही जहां से मैंने उन्हें जाते हुए देखा। मुझे लगा वे मेरे घर से नहीं, मेरे जीवन से चले गए हैं। अलविदा मिस्टर कश्यप, मैंने कहा। आज से मेरे घर और मेरे मन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। घर का दरवाजा तो शायद कभी मजबूरी में खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इस शादी को इतना आसानी से नकार नहीं सकती। इसके लिए मेरे भाइयों ने बहुत सारा श्रम और पैसा खर्च किया है। इसीलिए इस शादी को तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। पर मेरे मन का दरवाजा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध, मेरे द्वारा किया गया कहानी वाचन अगर आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।